जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य संपूर्ण इतिहास की इस श्रृंखला में अपन राष्ट्र साहित्य की एक क्लास पढ़ चुके हैं और उस राष्ट्र साहित्य में अपन बात करेंगे अब प्रमुख रचनाकारों की, जिसमें से पहली जो रचनाकार हैं अपने वो जो पढ़ेंगे खुमान रासो के बारे में। किसके बारे में? खुमान रासो के बारे में। क्लास प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अपनी जो क्लास है इससे पहले की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो आप आई बटन पे जाएं, वहां क्लिक करके प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी बाई के केसर, वहां से पूर्व की क्लासें देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, मैंने आपसे कमिटमेंट करा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF फाइल आपको मेरे हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनकी PDF फाइल अवेलेबल करवाऊंगा। पहले आदिकाल पूरा करेंगे, उसके बाद मैं आपको PDF फाइल अवेलेबल करवाऊंगा। उसके लिए मैंने दो तरीके बताए थे, ठीक है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, उसके नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे यदि हिंदी साहित्य से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न में आपको कोई द्वंद्व है, तो वो प्रश्न वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, उसका यथाशीघ्र आपको उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा विकल्प मैंने बताया था, वो था कि अपनी एक वेबसाइट है, वो है www.competitionstudy.com। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी, इस पे आप विजिट करें। यहाँ जैसे आदिकाल समाप्त होगा, इससे संबंधित 200 से 500 प्रश्न और इसकी PDF फाइल नोट्सों की, ये आपको मैं वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ तीसरा और विकल्प दे दूँ मैं आपको, माध्यम बता दूँ जहाँ से भी आप इसको PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। वो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन स्टडी के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप क्या कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में, माफ़ कीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुरोध रहेगा कि आप एक बार विजिट जरूर करें साइट को, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ें यदि हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो, ठीक है। चलो बात करते हैं खुमान रासो की। खुमान रासो के रचनाकार की अपन बात करें दोस्तों, तो खुमान रासो के रचनाकार थे कौन? दलपत विजय। कौन? दलपत विजय। खुमान रासो की रचना की बात करें तो वो रचनाकार है दलपत विजय। और दोस्तों इसकी बात करें तो इस रचनाकार को लेकर भी द्वंद्व था, परंतु फिर भी अधिकांश जो सर्वाधिक जो मत हैं उसके आधार पर दलपत विजय का इसको रचनाकार माना जाता है। परंतु सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें कि इस रासो ग्रंथ का सर्वप्रथम यदि किसी ने उल्लेख किया है, क्या सर्वप्रथम उल्लेख किया है, तो वो किया है कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। और आप जानते ही होंगे कि राजस्थान में इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। ये इतिहास के जनक माने जाते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक, ठीक है। बात करें कि सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख जो किया वो किस प्रकार किया, कि खुमान रासो किस पे लिखी हुई रचना है, पहले तो ये, और इसका जो समय क्या रहा है वो, उसको लेके भी मतभेद है। तो जब इन्होंने उल्लेख किया तो उस समय कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि इसमें ना जो खुमान नाम का एक राजा था, क्या? खुमान नाम का एक राजा था, उनका इन्होंने उल्लेख किया। देखो 2-3 बात इन्होंने बताई, देखो उसको देखते हैं अपन। पहली बात, एक खुमान राजा था जिसका उल्लेख इन्होंने किया कि 752 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य। कौन थे? खुमान राजा थे। खुमान राजा, कि खुमान नाम का राजा था। कहाँ का था? चित्तौड़गढ़। कहाँ का दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का। देखो थोड़ा ऐतिहासिक पहलू है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। चित्तौड़ का कोई राजा था, ये उल्लेख करते हैं कौन? कर्नल जेम्स टॉड, कि खुमान नाम का राजा था चित्तौड़गढ़ का, जिसका कार्यकाल या समय सीमा मानिए इन्होंने पहला कि 752 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य। हो सकता है कि ये हो, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने फिर एक और समय सीमा बताई, जिसमें बताया कि 813 ईस्वी से 843 ईस्वी, इसके मध्य भी एक और खुमान नाम का राजा था, और वो था खुमान द्वितीय। खुमान द्वितीय, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया, तीसरी नंबर की बात करें तो 903 ईस्वी से, माफी 908 ईस्वी से 908 ईस्वी से
933 ईस्वी के मध्य भी इन्होंने क्या उल्लेख किया कि खुमान नाम का एक और राजा था। ये लो साहब, अब विपत्ति यह आ गई कि इनमें से कौन सा था, तो इन्होंने बताया कि एक खलीफा था। कौन? खलीफा। चलो यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा ऊपर। कौन था? खलीफा था, उसका नाम था बगदाद के एक खलीफा। कहां के? बगदाद के। कौन थे? खलीफा। जो बगदाद के ये खलीफा थे, ठीक है, जो बगदाद के खलीफा थे, इनका नाम था अल मामून। क्या नाम था दोस्तों? अल मामून, ठीक है। और इनका जो माना जाता है इस समय 813 से 833 ईस्वी के मध्य इनका समय माना जाता है। और इन्होंने कहा कि ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ पे आक्रमण किया। किसी ये खलीफा ने किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसकी समय सीमा की बात करें तो ऐसे इस समय सीमा के आधार पर ये महोदय कौन से? खुमान द्वितीय। इन खुमान द्वितीय के कार्यकाल को ये बताते हैं कि इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और ये पराजित भी हुए थे। और जो कुमार द्वितीय थे, इन्होंने क्या करा? इनको पराजित किया। किसको? खलीफा थे अली मामू, जो खलीफा थे, इनको किसने पराजित किया? कुमार द्वितीय ने। तो इस प्रकार जो वो रचना मानी गई है रासो, जो खुमान रासो, तो ये किसकी मानी? इन्होंने इस खुमान द्वितीय की मानी। किसकी मानी? खुमान द्वितीय की। यहां तक की तो आप ये जो कहानी है याद रखें, इसको एक बार लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। यह हुई कहां तक की कहानी? यहां तक की कहानी। कर्नल जेम्स टोड ने कहां से? 813 से 843 बताया। और इस बीच किसने? अली मामू जो खलीफा था, इन्होंने किस पे किया आक्रमण? चित्तौड़ पे किया। लेकिन इसके बाद की बात करें तो कर्नल टोड के अनुसार कौन हो गया? कुमार द्वितीय। इनका इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ये माना कर्नल टोड ने। परंतु दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप, क्या दोस्तों? महाराणा प्रताप का भी उल्लेख इस रासो ग्रंथ में मिलता है। अब ये सब दुविधा और हो गई। अब ये दुविधा कि जब इन्होंने 813 से लेकर 843 ईस्वी के मध्य जो खुमान द्वितीय थे, उनके जो ग्रंथ माना है इन्होंने, उनसे संबंधित ये ग्रंथ माना है, फिर महाराणा प्रताप का उल्लेख उस समय कैसे हो गया भाई? उस समय ये उल्लेख किस प्रकार हो गया? तो ये दुविधा और हो गई। तो इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं कि 1600, इनका जो मानते हैं 1673 ईस्वी से लेके और 1703 ईस्वी, ये समय मानते हैं। कौन? कुमार रासो का, ठीक है। तो उसके बाद ये दुविधा के, ये तो कहते हैं कि वो है, ये कहते हैं कि ये है, दुविधा उत्पन्न होती है। लेकिन विशेष तौर पे मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो देखा जाए तो ये किसी खुमान नामक व्यक्ति का स्पेशली लिखा हुआ ग्रंथ नहीं था, किसी विशेष व्यक्ति पे। बाकी ये क्या था? 800 से 900 वर्षों का, 800 से 900 वर्षों का जो खुमान वंश था, किसका? खुमान वंश पर लिखा गया ये था महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य रासो ग्रंथ था, जो क्या 800 से 900 वर्षों के जो परिमार्जित करके लिखा गया ग्रंथ था। कौन? खुमान रासो, किसी खुमान राजा का नहीं। इस प्रकार असल में देखा जाए तो ये गणित समझ में आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय माना किसके? महाराणा प्रताप का भी उल्लेख था। तो मतलब कहाँ से? 843 से लेके, मतलब 813 से लेके और ये 1700-1800 ईस्वी तक का जो इसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो खुमान रासो था, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? खुमान वंश का उल्लेख मिलता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया कि कुमार द्वितीय था, उसके आधार पे मिलता है। मुख्य तौर पे देखा जाए तो इसकी गणित ये थी, ठीक है। इस प्रकार अपना होता है ये कंप्लीट खुमान रासो, ठीक है। रासो साहित्य में जो पहला ग्रंथ अपन पढ़ चुके हैं वो पढ़े हैं खुमान रासो। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे अपन, पहले लिख देता हूं मैं, क्या पढ़ना अपन? रासो साहित्य। देखो पहले भी अपन बात कर चुके हैं, ये रास साहित्य अलग था। रास साहित्य जैन साहित्य माना जा सकता है, और रासो की बात करें तो रासो साहित्य अलग है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीसल देव रासो की। किसकी दोस्तों? बीसल देव रासो की। सबसे पहले बीसल देव रासो किसने लिखा, इसकी बात करें तो वो लिखा नरपति नाला ने। किसने लिखा दोस्तों? नरपति नल्ले
बहुधनी। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें दोस्तों समय सीमा की, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, कब लिखा गया, तो इस पर भी मतभेद मिलता है। परंतु जो अपन को मानना है वो मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इनके उसमें एक कथन देखने को मिलता है कि 1272 मंजारी, लिख देता हूं मैं एक बार, कि 1272 अब ये 72 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 72 दिख रहा है, लेकिन ये 72 नहीं था। जो आचार्य शुक्ल, चलो पहले लिख देता हूं पूरा, कि 1272 मंजारी जेठ सुदी नवमी बुधवारी, जेठ सुदी नवमी बुधवारी, बुधवार के दिन जेठ सुदी को क्या बुधवारी नाल रसायन। अब देखो बुधवारी बड़ी बुधवारी, ठीक है, नाल रसायन। देखो इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो रासो साहित्य है, इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी थी, रसायन शब्द से। तो ये रसायन शब्द यहाँ से ग्रहण किया, किस रचना से, बिसलदेव रासो से। और भी कहीं जगह इसका उल्लेख मिला है रसायन शब्द का, इसीलिए इन्होंने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो कहाँ से मानी है, यहाँ से, बिसलदेव रासो रचना से। कि नाल रसायन आरंभ के नल ने रसायन, कौन से रसायन, बिसलदेव रासो को आरंभ किया, किससे, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, के शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी के, अर्थात 1272 में जेठ सुदी नवमी के दिन बुधवार था, और उस दिन नरपति नाल ने ये किसके आशीर्वाद से, क्या, ब्रह्म कुमारी अर्थात शारदा के आशीर्वाद से कौन से ग्रंथ को प्रारंभ किया, बिसलदेव रासो का। तो इस प्रकार देखा जाए तो समय इसमें कौन सा रहा है, 1272 विक्रम। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस 72 का मतलब 72 से न लेके 12 से लिया है, क्या लिया है, 12 से लिया है। और इस प्रकार इसकी रचना मानी जाए तो 72 नहीं, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, मतलब 1212 विक्रम संवत में इसकी रचना मानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसके कार्यकाल की बात करें, मतलब इसका जो समय की बात करें, तो वो लगभग क्या है, 1212 विक्रम संवत मानेंगे। ठीक है, इस पद्य को आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, वो बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में, पहले इसको आप लिख लें कि हिंदी साहित्य में, साफ पढ़ देता हूं मैं से। देखो अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में रासो शब्द का मुख्यतः 2 रूप माने गए हैं। कितने, 2 रूप माने गए हैं, किसके, रासो के। अब यदि मैं पहले रूप की बात करूं दोस्तों, तो वो हुआ कि गए मुक्तक काव्य, किसकी, रासों में। और दूसरी बात करें दोस्तों तो वो है नृत्य गीत परक परंपरा। देखो जैसे काव्य मुक्तक परंपरा की बात करें, ये 2 परंपराएं थी, किसमें, रासों में। 2 रूप देखने मिलते हैं, 2 परंपराएं मिलती है, किसमें, रासों में, हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो बात करें कि गए मुक्तक परंपरा, जो ये बिसलदेव रासो लिखा गया था, वो किसमें लिखा गया था, गेय परंपरा में, गेय काव्य था, ये गेय मुक्तक काव्य था। और इस परंपरा का जो प्रारंभ माना जाता है वो बिसलदेव रासो से माना जाता है। इस परंपरा का प्रारंभ कहाँ से, किससे माना जाता है, वो माना जाता है बिसलदेव रासो परंपरा का। ठीक है, लेकिन बात करें कि रासो जो साहित्य था, रासो साहित्य का क्या दोस्तों, बात करें कि यदि रासो साहित्य का जो प्रतिनिधि ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा था, पृथ्वीराज रासो।
कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो। परंतु रासो साहित्य में गई मुक्तक परंपरा का प्रारंभ या प्रतिनिधि रचना किसे मानेंगे? बीसलदेव रासो। इसका आप विशेष या मुख्य तौर से ध्यान रखें। ये हो गई इन दोनों की बात। उसके बाद बात करते हैं कि ये किस पे लिखी गई रचना है। लगभग इसका समय मानेंगे 1212 विक्रम संवत। और बात करें तो ये बीसलदेव पर, किस पर? बीसलदेव पर, किसी बीसलदेव पर लिखी गई रचना है। अब इस बीसलदेव का जो नाम मिलता है वो मिलता है क्या? विग्रहराज। अब विग्रहराज भी बहुत सारे हुए हैं, विग्रहराज 1, 2, 3 और 4। अब ये जो बीसलदेव थे ये उपाधि विग्रहराज चतुर्थ के पास थी। तो जो बीसलदेव रासो में जो माने जाते हैं ये विग्रहराज चतुर्थ माने जाते हैं। और इनका विवाह राजमती नाम की एक जो राजकुमारी है उनसे होता है। परमार शासक था, उनकी राजकुमारी थी, मालवा के शासक। कौन? राजमती। और साहब विग्रहराज चतुर्थ अब्रेज, ये माफ कीजिए, ये जो अजमेर हैं वहाँ के शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ। परंतु इसमें बच्चन सिंह कहते हैं कि यदि ये चतुर्थ थे, कौन? बीसलदेव चतुर्थ थे, और जो राजा भोज की पुत्री थी, क्या? राजमती से इनका, राजमती से क्या होता है? इनका विवाह होता है। किसका? बीसलदेव का। यदि ये बीसलदेव चतुर्थ ही थे तो जो राजमती थी वो राजा भोज की पुत्री थी। किसी? राजा भोज की, भोजराज की पुत्री थी। जैसे इस भोज की पुत्री थी तो ये भोज का जो कार्यकाल था वो, इसका जो समय माना जाता है वो लगभग विग्रहराज से 100 वर्ष पहले का है। तो ये इसकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है? इस प्रकार का जो डाउट लाए वो लाए बच्चन सिंह महोदय। परंतु फिर भी जो इस रचना में जो माना जाता है वो विग्रहराज चतुर्थी माना जाता है। जो कौन थे? बीसलदेव थे। कहाँ के शासक थे? ये थे अजमेर के शासक। इसलिए जो बच्चन सिंह है वो कहते हैं कि ये शायद है ना विग्रहराज जो तृतीय थे, ये चतुर्थ नहीं थे। इस प्रकार की जो मानते हैं वो मानते हैं बच्चन सिंह। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो माना है, और सर्वमान्य मत भी लगभग यही है कि जो बीसलदेव थे वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ ही थे। तो नायक की बात करें तो नायक कौन हुआ? विग्रहराज या बीसलदेव? कौन? विग्रहराज चतुर्थ हुआ। ये कहाँ का शासक था? अजमेर का शासक था, अजमेर का शासक। चलिए, नायक तो हो गए साहब बीसलदेव। अब बात करें दोस्तों नायिका की। किसमें नायिका कौन थी? ठीक है, यदि नायिका की बात करें तो इसमें नायिका थी, वो थी राजमती। कौन थी दोस्तों? राजमती। राजमती कहाँ की थी दोस्तों? ये मालवा की थी। मालवा में कौन से शासक? परमार शासक थे दोस्तों, और राजा भोज की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि राजमती कौन थी, कहाँ के शासक की पुत्री थी, इस प्रकार। तो इसका आप ध्यान रखें कि जो नायक था वो था बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, और नायिका कौन थी? वो थी राजमती। कहाँ की? मालवा के शासक, परमार शासक थे मालवा के, राजा भोज, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है, यह हुआ नायक और नायिका को लेकर। इस रचना की बात करें दोस्तों तो इस रचना में विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव में 4 खंड मिलते हैं। कितने दोस्तों? 4 खंडों में विभाजित किया गया है। लगभग 2000 इसमें जो पद्य मिलते हैं, मतलब ये पंक्तियां मिलती है। किसमें? इसमें। अब इसके 4 खंडों की बात करें दोस्तों तो देखो, पहले खंड में, इसके 4 खंडों की बात करते हैं तो पहले खंड में क्या? पहला खंड, पहले खंड में इनके विवाह से संबंधित जानकारी मिलती है। किस किस के विवाह? राजमती और बीसलदेव के विवाह से संबंधित जो भी जानकारी है वो सब कहाँ से मिलती है? पहले खंड से। बात करें दोस्तों दूसरे खंड की, कि पहले खंड में विवाह की जानकारी मिलती है, तो दूसरे खंड में देखा जाए दोस्तों तो क्या है कि देखो, राजमती थी, एक राजा की पुत्री थी, स्वाभिमानी वो भी थी। स्वाभिमानी कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ भी स्वाभिमानी थे, बीसलदेव भी स्वाभिमानी थे। तो शादी के बाद क्या होता है दोस्तों कि इनके बीच कोई बात हो जाती है, और जो ये कहें बीसलदेव कहते हैं कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है,
तो उस समय क्या है कि ये भी क्या है स्वाभिमानी थी, तो ये है ना इनको व्यंग्य करते हुए कह देती है कि आपसे ज़्यादा स्वाभिमानी तो कौन है, उड़ीसा के राजा हैं जो रत्न जवाहरात क्या करते हैं, पैदा करते हैं, और आप क्या पैदा करते हो, नमक पैदा करते हो। तो इस बात से दोस्तों ये चिढ़ जाते हैं और क्या है रत्न जवाहरात लेने कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, उड़ीसा चले जाते हैं। तो ठीक है, तो इनका जो दूसरा खंड है इसमें वही मिलता है, क्या मिलता है कि राजमती के व्यंग्य, राजमती ने क्या किया कि राजमती ने व्यंग्य किया, राजमती का व्यंग्य, और इस व्यंग्य से वो जो रत्न जड़ लेने चले जाते हैं, कहाँ हीरे रत्न जवाहरात लेने कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा जाने का विवरण, कौन जाते हैं उड़ीसा दोस्तों, वो जाते हैं विग्रह राज चतुर्थ, कहाँ जाते हैं, उड़ीसा। इसका जो विवरण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, दूसरे खंड में। बात करें तीसरा खंड, ये तीसरा खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट माना जाता है। इसके बारे में कई बार पूछ लिया गया है कि राजमती के विरह का वर्णन कौन से खंड में उल्लेखित है, तो कौन सा है, तीसरे खंड में। राजमती का विरह वर्णन किसमें है, तीसरे खंड में। ठीक है, बात करते हैं चौथे खंड की। चौथे खंड में क्या है, चौथे खंड में है कि राजमती को कौन ले जाते हैं, मालवा के शासक वापस ले जाते हैं आके, और उसके बाद क्या है कि 12 साल बाद 12 साल तक ये विरह में रहती है, 12 साल तक। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये वापस आते हैं, कौन, उड़ीसा से ये वापस आ जाते हैं बिसल देव, और बाद में वो क्या है इनको लेने वापस जाते हैं और मना के इनको वापस लेके आते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है, ये चौथे इसमें है। तो राजमती का मालवा जाना, वापस मना के लाना, किसके द्वारा, विग्रह राज के द्वारा। इसका उल्लेख कौन से खंड में, चौथे खंड में। राष्ट्र साहित्य की बात करें दोस्तों, राष्ट्र साहित्य का जो मुख्य रस था वो कौन सा था, वीर रस, वीर रस था। लेकिन इस ग्रंथ की बात करें तो ये वीर रस पे नहीं, किस पे, श्रृंगार रस पर आधारित था, श्रृंगार रस पर आधारित। कौन से, वियोग श्रृंगार पर, वियोग श्रृंगार पर आधारित क्या है ये ग्रंथ माना जाता है, किसका, रासो साहित्य का। बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रथम प्रेषित पोषिका नायिका जो मानी जाती है वो राजमती को ही माना जाता है। ठीक है, वो कौन मानी जाती है, राजमती ही मानी जाती है, इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद इनकी एक विशेष पंक्ति है जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है राजमती की, कि जब ये 12 साल तक वहाँ उड़ीसा में चले जाते हैं तो पीछे से ये क्या है, विरह में व्याप्त रहती है, विरह में व्याप्त रहती हुई ये भगवान को दोष देती है। उस समय एक पंक्ति कहती है कि स्त्री जन्म, क्या, कि स्त्री जन्म का दियोरे में है, इसमें लिख देता हूँ, कि स्त्री जन्म काई दियोरे महेश, स्त्री जन्म काई दियो हो महेश, कहे भगवान, हे महेश से भगवान शिव का आपने मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया। और भी जन्म धारे थे, और भी जन्म बहुत थे, वही दे देते कि अवर जन्म धारे, कि अवर और भी जन्म धारे दे देते, बहुत से जन्म थे धारे, गड़ा हो नरेश, धारे गड़ा ओ नरेश, और भी बहुत सारे घने जन्म थे, घड़े से मतलब थे घने जन्म थे, वही दे देते, कोयल दे देते, कायली कोयल देते, आराम से बैठती अंगूर खाती, इस प्रकार का जो है बेल पे बैठती अंगूर खाती, इस प्रकार इन्होंने कहा है। तो ये जो पंक्ति है इनकी, ये मुख्य तौर से कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि ये कौन से रासो ग्रंथ से संबंधित है, किससे है, बिसल देव रासो से, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों कि ये रचना वीर रस में नहीं थी, किसमें थी, श्रृंगार रस में है, इसकी अपन बात कर चुके हैं। और वीर गीत परंपरा का ये प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। आर.सी. शुक्ल ने कहा, क्या कहा इसके लिए, कि वीर गीत परंपरा का, कि वीर गीत परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी बात अपन स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं दोस्तों,
कि अपन पहले जब जैन साहित्य पढ़ रहे थे उसमें अपन ने चर्चा करी थी कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, तो कौन सी थी? नेमिनाथ चरित, ये चौपाई थी। परंतु हिंदी में बात करें तो पहली बार यदि 12 मासा का वर्णन मिलता है तो कौन सी रचना में मिलता है? वो बीसल देव रासो ही है। हिंदी में मैं उस समय बता दिया, मतलब कल, मतलब 1-2 दिन पहले की क्लास से उसमें कि हिंदी में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में ही मिलता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जैसे बात कर रहे थे अपन शैलियों की जिसमें डिंगल और पिंगल मुख्य थी, तो अब आप ही बताइए कि ये कौन सी भाषा में होगी? श्रृंगार रस से संबंधित जो मैंने शैली बताई थी तो वो कौन सी थी? पिंगल शैली। तो ये कौन सी उसमें लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पिंगल शैली में। और पिंगल शैली के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि पिंगल शैली में क्या था, कि पिंगल शैली जो थी वो किससी कि अपभ्रंश भाषा के साथ साथ कौन सी? ब्रज भाषा का मिश्रण, इन दोनों से मिली और किससे? श्रृंगार रस से संबंधित, वो थी पिंगल शैली। तो बीसल देव जब रासो रचना लिखी गई वो किसमें लिखी गई? इसमें लिखी गई। देखा जाए दोस्तों तो हिंदी की पहली साहित्यिक कृति मानी जाती है। और बात करें दोस्तों ब्रजभाषा की, किसकी दोस्तों? ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा की पहली साहित्यिक कृति भी इसी रचना को कहा जाता है कि ब्रजभाषा की पहली साहित्यिक कृति भी इसे ही कहा गया है। किसको? बीसल देव रासो को। ये थी इससे की मुख्य जो बातें वो मैं आपको बता चुका हूँ। अरे कौन सी परंपरा की थी? गए मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। और कौन सी बात है? गए मुक्तक परंपरा, इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इस प्रकार पूरा होता है अपना बीसल देव रासो। इसके बाद बात करते हैं, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ एक छोटे छोटे और भी हैं जो रचनाएं थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पृथ्वीराज रासो के बारे में जो अपन बात करेंगे वो सबके लास्ट में करेंगे और विस्तार पूर्वक अपन बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम्मीर रासो की। अब देखो इसमें बड़ी बात नहीं है, कुछ एक बात है। पहले तो कि इसके रचनाकार की बात करें तो भी उसने माना है, जो आरसी शुक्ल ने माना है, सारंगधर। अब सारंगधर को क्यों माना? तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा कि एक रचना थी प्राकृत पेंगलम। कौन दोस्तों? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम रचना के आधार पर किसने? आरसी शुक्ल महोदय ने। देखो सारंगधर क्यों माना कि प्राकृत पेंगलम रचना के आधार पर आरसी शुक्ल ने इसमें क्या हुआ कि इसके जो 8 छंद थे, इन 8 छंदों के आधार पर क्या बताया कि हम्मीर रासो के जो रचनाकार है वो कौन है? सारंगधर। ये किसने कहा? ये कहा आरसी शुक्ल महोदय। क्या कहा कि प्राकृत पेंगलम रचना के अंतर्गत जो 8 छंद थे से उन 8 छंदों के आधार पर उनको पढ़ते हुए आरसी शुक्ल महोदय ने कहा कि इन 8 छंदों के आधार पर प्राकृत ये क्या नाम है हम्मीर रासो जो रचना है उसका रचनाकार सारंगधर को माना जाता है। तो उसके बाद बच्चन महोदय कहते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह, वो क्या कहते हैं कि यदि 8 छंद किसी सारंगधर के हैं, कि ये जो 8 छंदों की बात कर रहे हैं आरसी शुक्ल, यदि ये 8 छंद किसके हैं? सारंगधर के हैं, तो जो कुंडलिया छंद है, क्या दोस्तों? कि कुंडलियां जो छंद है, तो इसके कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाएगा? सारंगधर को। ये कौन कहते हैं? ये कथन कहते हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इन्होंने लिखा था, उस नाम से इतिहास लिखा। उसमें कहा है कि यदि ये जो 8 छंद है किसी सारंगधर के मिलते हैं तो वो जो सारंगधर है वो ही कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाएगा। ये कहा किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक है। इसके बाद देखो 2 कथन तो ये हो गए कि इसके सारंगधर आरसी शुक्ल ने किसे माना? सारंगधर माना। क्यों माना? किसके आधार पर माना? ये बात अपन कर चुके हैं। उसके बाद बात करें
कि जो ये सारंगधर है इनकी एक और रचना आयुर्वेद रचना के नाम से इनकी एक और रचना किसने मानी है? R.C. शुक्ल मोदी ने इनकी एक और भी रचना मानी है, और देखा जाए तो उसका नाम है श्रृंगार पद्धति। आप कीजिए सारंगधर पद्धति नाम से इनकी एक और रचना मानी है किसने? R.C. शुक्ल मोदी ने। यदि पूछ ले तो आपको क्या करना है कि सारंगधर की एक और रचना मानी है, वो कौन सी मानी है? सारंगधर पद्धति। इसके बाद R.C. शुक्ल मोदी कहते हैं कि जो ये रचना है हम्मीर रासो रचना की ओर संकेत करते हुए, कौन कहते हैं? R.C. शुक्ल मोदी की अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश भाषा की किसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं? हम्मीर रासो रचना के आधार पर कहते हैं कि अपभ्रंश भाषा की या अपभ्रंश काव्य की परंपरा यही समाप्त माने। अपभ्रंश भाषा काव्य परंपरा की, इस परंपरा का मतलब जो अंतिम, इसको माना है अंतिम रचना। किसे मानी है इन्होंने? हम्मीर रासो की, अर्थात अपभ्रंश जो काव्य है उस परंपरा का जो अंतिम है ग्रंथ, इसे माना है। लगभग इस परंपरा का समाप्त यही माना है। किसने? R.C. शुक्ल मोदी ने। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ बातें थी इसके बारे में। बात करें दोस्तों हम्मीर रासो के नाम से बात करें तो संस्कृत में हम्मीर महाकाव्य, क्या? हम्मीर महाकाव्य, और हम्मीर रासो के नाम से ही आपको ज्ञात होगा क्या कि रीतिकाल में भी रचना मिलती है इसी के नाम से। और विनय संस्कृत की बात करें दोस्तों तो संस्कृत में हम्मीर महाकाव्य मिलता है, हम्मीर महाकाव्य मिलता है। और संस्कृत में एक और मिलता है इन्हीं के नाम से, वो है हम्मीर विजय। हम्मीर महाकाव्य की बात करें दोस्तों तो हम्मीर महाकाव्य जो लिखा नयन चंद्र सूरी ने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने लिखा, और हम्मीर विजय लिखा जय चंद सूरी ने। ये संस्कृत के ग्रंथ थे इस नाम से। यदि बात करें दोस्तों एक और थे अपने रीतिकालीन कवि थे ग्वाल कवि ने हम्मीर हट के नाम से रचना करी, हम्मीर हट के नाम से रचना लिखी। हम्मीर हट के नाम से देखा जाए दोस्तों तो एक नाटक भी है, वो लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। और देखा जाए तो इनके जो हम्मीर देव थे, ठीक है, इनके लिए एक जो दो पंक्तियां हैं वो प्रचलित है, बहुत प्रचलित है कि सिंह गमन सत्पुरुष वचन, क्या कि सिंह गमन सत्पुरुष वचनन कदली फले न फले एक बार, क्या कि सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, माफ कीजिए, तीरिया तेल हम्मीर चढ़े, तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, ये पंक्तियां इनकी बहुत ही प्रचलित है हम्मीर रासो की। इस प्रकार हम्मीर रासो भी लगभग कंप्लीट माना जाता है। हाँ, एक और फैक्ट है इसके बारे में कि हम्मीर रासो के अंतर्गत, क्या दोस्तों, कि हम्मीर रासो के अंतर्गत जो चौहान वंश है, चौहान वंशों को अग्निवंशी न बताकर, इसके अंतर्गत कि चौहान है ना, चौहानों को अग्निवंशी नहीं बताकर क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया है। किसमें बताया है? हम्मीर रासो में। ठीक है, ये एक और इफेक्ट आप इसका अतिरिक्त याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, हम्मीर रासो अपना लगभग कंप्लीट होता है। हम्मीर रासो की बात करें दोस्तों, कुछ एक जो बात करें रासो ग्रंथों में तो दो रचनाओं की बात करें, जैसे एक है वो है विजयपाल रासो की बात करें दोस्तों तो विजयपाल रासो लिखी थी नल्ल सिंह ने। किसने? नल्ल सिंह ने, और विद्वानों ने 16वीं ईस्वी इसका समय माना है। ठीक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, इसमें पूछेगा तो इतना ही पूछ सकता है कि विजयपाल रासो जैसी नल्ल सिंह की समय सीमा की बात करें तो 16वीं समय सीमा इसकी मानी जाती है। इसके बाद बात करें, एक और रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, और एक और रचना है जैसे वो है जय चंद्र प्रकाश।
जयचंद्र प्रकाश। इसकी बात करें तो ये थी भट्ट केदार की, किसकी दोस्तों? भट्ट केदार की। और इसकी बात करें तो ये है मधुकर कवि की। इन्हें दोनों रचनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या ये दोनों रचनाएं अभी हाल ही में प्राप्त नहीं है, लेकिन जो इनका उल्लेख कहीं मिलता है, इनका उल्लेख यदि कहीं मिलता है तो मिलता है दयाल दास राठौड़ारी ख्यात, दयाल दास राठौड़ारी ख्यात। दयाल दास की ये ख्यात लिखी थी दयाल दास जी ने। ये अनुपलब्ध है, क्या है? अनुपलब्ध है। और इनका कहीं उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है तो किसमें मिलती है? दयाल दास राठौड़ारी ख्यात में मिलती है, जो किसने लिखी थी? दयाल दास जी ने लिखी थी। किसका? जय मयंक, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। ये थी मधुकर की, ये भट्ट केदार की रचना थी। इसका उल्लेख कहीं मिलता है तो यहाँ मिलता है, बाकी ये अनुपलब्ध रचनाएं हैं। ठीक है, ये किस पे लिखी गई थी? जो जयसंध था, जयसंध पे लिखी हुई ये रचना थी। ठीक है, इस प्रकार अब अपन बात करते हैं दोस्तों, विजयपाल रासो अपन पढ़ चुके हैं, वो बात करेंगे अब आगे परमार रासो की। किसकी दोस्तों? परमार रासो। और परमार रासो की जो बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आगे वाली क्लास में। लगभग रासो साहित्य है परमार रासो और एक जो पृथ्वीराज रासो, ये दोनों ही अपन अगली क्लास में पूर्ण करने का अपन प्रयास करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आगे वाली रासो साहित्य की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।